दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है या आने की दस्तक दे रही है। यूएस का एक बैंक जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, ये कोलैप्स हो चुका है। इस बैंक को वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने अंदर कंट्रोल पे ले लिया है। बैंक पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि बैंक करप्ट हो चुका है। डिपॉजिटर्स के पैसे फंस चुके हैं। जिनके पैसे उस बैंक में थे वो अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और इसे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसमें वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया था, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, कोई बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती कांपती है, धूल उड़ती है। आसपास के लोग जो जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। असर चारों तरफ होगा। शुक्रवार को इंडियन बैंक्स जिस तरीके से रिएक्ट किए, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट से अधिक डाउनफॉल डाउनसाइड दिखाई दिया। निफ्टी के अंदर यहाँ पे 170 पॉइंट से अधिक का डाउनसाइड दिखाई दिया। तो ये एक शुरुआत है और आने वाले टाइम पे हम और भी यहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट देख सकते हैं, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इकोनॉमीज हैं, जो भी मार्केट्स हैं, सब जगह हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये सिलिकॉन वैली बैंक था क्या, काम क्या करता था, और यहाँ पे जो इतनी बड़ी आपदा आई है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, बैंक बंद हो गया है, इसके पीछे का कारण क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस को और जानने की कोशिश करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक एक्चुअल में आखिर में था क्या। सबसे पहले आपको इस बैंक के बारे में कुछ बता दें। 1983 में बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये वही साल है जिस साल इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। 40 साल पुराना बैंक, 40 सालों में यूएसए का 16th लार्जेस्ट बैंक ही बन गया। सिर्फ यही नहीं, सिलिकॉन वैली जो कि यूएस के अंदर कहा जाता है, स्टार्टअप्स या फिर जितनी बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनीज हैं वो सब मेनली सिलिकॉन वैली में ही है, बेसिकली हब है। और ये बैंक सिलिकॉन वैली का लार्जेस्ट बैंक हुआ करता था विथ रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स। मतलब जितने भी बैंक्स हैं सिलिकॉन वैली में, सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स जो था वो सिलिकॉन वैली बैंक एसवीबी के अंदर ही रखा गया था। इस बैंक के पास जो क्लाइंट्स थे वो सारे के सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे। मतलब अमीर फैमिली, अमीर क्लाइंट्स, वेल्दी पीपल इस बैंक के अंदर पैसा अपना रखते थे। इसमें आप कह सकते हो क्योंकि बैंक सिलिकॉन वैली में सिचुएटेड था, बैंक का नाम ही सिलिकॉन वैली बैंक है, तो यहाँ पे मेनली स्टार्टअप्स और खासकर टेक्निकल स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके अपनी कंपनी बनाते थे, उनके बिजनेस, उनके पैसे को ये बैंक रखता था। मेनली उनकी जो करंट अकाउंट्स होते थे वो इस बैंक के साथ थे। कंपनी के फाउंडर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज का जो बैंक अकाउंट था वो इस पर्टिकुलर बैंक के साथ था। खासकर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो टेक्निकल कंपनीज में या हम कहें स्टार्टअप्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ इक्विटीज के अगेंस्ट में, वो वेंचर कैपिटलिस्ट इस बैंक के अंदर अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते थे। इस बैंक के साथ उनके रिलेशंस थे। सो ओवरऑल अगर आप इसको एक लाइन में समझें तो इस बैंक के पास हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स था। और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होने का मतलब ये होता है कि बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। $200 बिलियन से ज्यादा इस बैंक का टोटल वैल्यू था, जिसका ब्रेकअप हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे कि बैंक के ऊपर कितना कर्ज था और कितना एसेट्स था और ये हालात क्यों बन गए यहाँ पे। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैंक का एक समरी हम लोग देखेंगे। मेनली एसेट्स मतलब हो गया बैंक की संपत्ति कितनी थी, लाइबिलिटीज मतलब हो गया कि बैंक के ऊपर देनदारी कितना था, कर्ज कितना था। इसमें डिटेल में जाने के पहले आपको एक बात सिंपल सी बता दूं, एक बैंकिंग बिजनेस में हम अपना पैसा जब बैंक में रखते हैं तो वो उसके लिए लायबिलिटी कहलाता है, क्योंकि वो पैसे बैंक को मुझे वापस करने हैं। और लेकिन हम जब किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें वो पैसा बैंक को वापस करना होता है। वो बैंक का पैसा होता है, मतलब वो लायबिलिटी मेरे लिए है, बैंक के लिए वो एसेट है। ठीक है। अब देखिए, बैंक के पास अगर आप एसेट्स की तरफ देखोगे तो बैंक के पास जो कैश अमाउंट था वो करीबन $13 बिलियन का था। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में जहां बैंक ने इन्वेस्ट किया था, मतलब कि जिस पैसे को बैंक इमीडिएटली विड्रॉ कर सकता है विदाउट मच लॉस, उसकी जो नंबर्स थे वो $26 बिलियन, $26 बिलियन। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो हार्डली ये $40 बिलियन के आसपास आएगा फिगर। जो सबसे बड़ा बैंक का इन्वेस्टमेंट था, बैंक का एसेट था, वो था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर। हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज मतलब ये होता है वो सिक्योरिटीज जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करता है, और अगर आप उसे एडवांस में उसके मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करोगे तो वहां पे आपको जो अग्रीड परसेंट था, जो अग्रीड रिटर्न था, वो इंपैक्ट होगा और आपको नुकसान होगा। तो हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज के अंदर बैंक के $91 बिलियन से ज्यादा यहाँ पे सब जमा थे। लोन्स इस बैंक ने जो दिया था वो $73 बिलियन का दिया था। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जो लोन अमाउंट है बैंक का वो हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज से कम है।
ठीक है। और बाकी के जो एसेट थे वो $7 बिलियन। टोटल इस बैंक का जो एसेट्स था वो $211 बिलियन का था। बैंक की जो कैपेसिटी थी, वैल्यूएशन था, वो $211 बिलियन का था। अब उसी तरफ हम दूसरे साइड अगर आएंगे और बैंक की लाइबिलिटीज पे नजर डालेंगे, तो बैंक के अंदर जो नॉन इंटरेस्ट डिपॉजिट्स थे, मतलब इंडिया में जैसे करंट अकाउंट होता है, आपको पता होगा करंट अकाउंट में इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसी तरीके से यहाँ पे जो करंट अकाउंट्स थे, करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट्स थे, वो $80 बिलियन से ज्यादा का था। मतलब कि जो बिजनेसेस हैं जो बैंक में अपना पैसा रखते हैं और जरूरत पड़ने पे उनको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है या फिर बैंक अपने बिजनेस का ऑपरेशन चलाना है, उसमें जो भी पैसे लगेंगे, जो भी उनका पूंजी है, वो सारा का सारा वो करंट अकाउंट में रखते हैं। तो वो जो टोटल अमाउंट था वो $80 बिलियन का था। वहीं इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट यानी कि जो सेविंग्स अकाउंट होता है, या बैंक के अंदर अगर आप कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हो या रिकरिंग डिपॉजिट में डालते हो जहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो $92.4 बिलियन का था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स $13 बिलियन और बाकी की लाइबिलिटीज $25 बिलियन। सो मोटा मोटी बैंक का जो आपका बैलेंस शीट है वो यहाँ पे टैली हो गया है। आपको मेनली जो यहां से दिमाग में रखना है वो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट का टोटल जो आएगा वो करीब करीब $170 बिलियन के आसपास आएगा, $170 बिलियन। और दूसरी तरफ बैंक का जो कैश एंड इक्विवेलेंट्स था वो $13 बिलियन का अमाउंट था, और शॉर्ट टर्म अवेलेबल फॉर सिक्योरिटीज था वो $26 बिलियन था। ये आपको मेन फिगर्स आपको याद रखना है, ये $40 बिलियन और ये $170 बिलियन। ठीक है। चलिए अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैंक एक्चुअली करती क्या थी, बैंक का बिजनेस क्या था। तो सबसे पहले जो मेन बिजनेस था बैंक का वो था लोन प्रोवाइड करना वेंचर कैपिटलिस्ट को। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो कुछ इक्विटीज के अगेंस्ट में स्टार्टअप्स के ऊपर, नई कंपनीज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप अभी शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक में जो शार्क्स रहते हैं वो कंपनीज को पैसे देते हैं इन अगेंस्ट सम इक्विटीज। वो कंपनी का कुछ हिस्सेदारी लेते हैं, कुछ ओनरशिप लेते हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी को पैसे देते हैं, सो दैट कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए, बिजनेस को बढ़ा पाए। दूसरा जो बैंक का काम था वो था डिपॉजिट्स। जो भी टेक स्टार्टअप्स थे, फाउंडर्स थे और जो बिजनेसेस थे, वो अपना पैसा यहाँ पे बैंक के पास रखते थे। अब जाहिर सी बात है, बैंक के पास जब तक पैसा आएगा नहीं वो लोन कैसे देगा, तो लोन देने के लिए बैंक के पास पैसे होने जरूरी हैं। तो बैंक क्या करता था, स्टार्टअप्स जो अपने कंपनी के पैसे बैंक में रखते थे उन पैसों को यूज करके लोन देता था, और यही वाला जो फिर पैसा है वेंचर कैपिटलिस्ट जो बैंक से लोन लेते थे वो आगे जाके कुछ और स्टार्टअप्स को फंड करते थे। तो बेसिकली ये एक साइकिल था, मैं आपको अभी थोड़ी देर में यहाँ पे समझाऊंगा। और बैंक क्या करता था, मेन जो बैंक का मैंने आपको जैसा दिखाया था कि $73 बिलियन जो बैंक का था वो लोन्स में गया था, और बाकी का जो पैसा बैंक के पास बचा था वो पैसा बैंक यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंक्स के, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करती थी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझे, तो ये बैंक है, बैंक ने यहाँ पे कैपिटल दिया, लोन दिया वेंचर कैपिटलिस्ट को, और वेंचर कैपिटलिस्ट ने आगे इस पैसे को पास ऑन कर दिया स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग करने के अंदर। अब बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पे बैंक ने डायरेक्टली स्टार्टअप्स को फंड किया था उनके कुछ इक्विटीज को अपने पास रख के, और ये पूरा का पूरा जो साइकिल चल रहा था वो इस बैंक के अंदर ही चल रहा था। इस स्टार्टअप्स का जो डिपॉजिट था वो बैंक के पास था, इनके फाउंडर्स, इनके एम्प्लॉइज के जो सैलरी आती थी, जो भी डिपॉजिट था वो बैंक के पास था। वेंचर कैपिटलिस्ट को ये बैंक उसी पैसों से लोन देता था, और यही वेंचर कैपिटलिस्ट फिर इन्वेस्टमेंट करते थे स्टार्टअप्स के अंदर। तो ये पूरा का पूरा साइकिल था, और एक साइकिल के अंदर अगर कहीं पे भी कुछ भी इंपैक्ट आता है तो आपको पता होगा पूरा का पूरा जो चेन ब्रेक होगा वो पूरे सिस्टम को यहाँ पे बर्बाद करेगा। तो ऐसा ही कुछ इस बैंक के साथ हुआ है, जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस बैंक। अब आपको जैसा पता होगा, कोविड के टाइम पे जो टेक्निकल स्टार्टअप्स थे, जो स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा उनको स्कोप मिला, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, घर से निकलना बाहर था, बंद था। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल्स घर पे बैठ के होगा, ऑफिस घर पे बैठ के होगा, पूरी इकोनॉमी घर से चल रही थी। तो वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। साथ ही गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया था टू मेक श्योर इकोनॉमी चलती रहे, पैसे की शॉर्टेज ना हो। अब जब मार्केट के अंदर बहुत सारे पैसे आएंगे तो लोग उस पैसे को करेंगे क्या, बड़े बड़े लोग जो थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट जब वो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उनको प्रॉफिट चाहिए होगा, उनको अपने पैसे स्टार्टअप से वापस चाहिए होंगे। सो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सिनेरियो आया 2020 के बाद, जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगी। उस पॉइंट पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो अब यहाँ पे ऐसा डिमांड करने लगे कि अब आपको कैपिटल में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है आपको उसका उसके ऊपर प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज वो और ज्यादा पैसा एक पर्टिकुलर स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसी बीच गवर्नमेंट ने भी अपना
रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। और वहां पे जब वेंचर कैपिटलिस्ट जो थे वो स्टार्टअप्स को फंड करना कम किए, क्यों? क्योंकि उनको बॉन्ड्स के अंदर पैसा डाल के या गवर्नमेंट को वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे उनको रिटर्न ज्यादा मिलना शुरू हुआ। तो इसकी वजह से आपको स्टार्टअप फंडिंग में भी स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दिया। अब जब स्टार्टअप्स में स्लो डाउन आएगा तो वहां पे क्या होगा, स्टार्टअप्स के अंदर एक कैश क्रंच होगा। कैश क्रंच का क्या मतलब है? उनके पास पैसों की कमी होगी, जो पैसे उनके पास इन्वेस्टमेंट्स उनके पास बहुत ज्यादा थी उसमें अब थोड़ी थोड़ी कमी आनी शुरू होगी, शॉर्टेजेस आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जब बैंक्स के स्टार्टअप्स के पास पैसों की कमी होनी शुरू हुई तो वो यहाँ पे क्या करने लगे, उनके जो डिपॉजिट्स यहाँ पे बैंक में थे वो बैंक के पास जाना शुरू किए कि उनको अब पैसे चाहिए, उनको पैसे अपने ऑपरेशंस के लिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे बैंक से निकालना शुरू हुआ। और जब ये सिचुएशन ज्यादा बढ़ी, खराब हुई, तो बैंक्स के पास पैसों की डिमांड ज्यादा आने लगी। मतलब जिन लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था उन्हें अब अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं। अब इस सिनेरियो में आपको याद है हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि बैंक के पास मात्र $13 बिलियन कैश में थे और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में $26 बिलियन, मतलब टोटल $40 बिलियन जो था वो बैंक के पास एक इमीडिएट एक अमाउंट था जो वो बैंक रिटर्न कर सकती थी अपने डिपॉजिटर्स को। वेर एज बैंक के अंदर डिपॉजिट्स कितने थे? डिपॉजिट्स थे $170 बिलियन। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो, $130 बिलियन का यहाँ पे डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो डिपॉजिट्स थे उसका 1/4 टाइम बैंक के पास कैश था अवेलेबल, जो वो रिफंड कर पाए, रिटर्न कर पाए उनके पास एज पर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब बैंक के पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट आना शुरू हुआ तो बैंक्स डिफॉल्ट करने लगे। और जब छोटे रिटेलर्स के साथ बैंक डिफॉल्ट करते हैं तो वो जाते हैं बैंक को बार बार विजिट करते हैं, अपने पैसे मांगते हैं। लेकिन जब बड़ी कंपनीज, बड़े फर्म्स के साथ ये होता है तो वो लोग सीधा केस करते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स में मिल के बैंक के ऊपर केस किया और खबरें आने लगी कि बैंक के पास अब लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। और इन सारे प्रेशर में आके बैंक को मजबूरन उनकी जो बड़ी यहाँ पे होल्डिंग्स थी, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा था, होल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज जो आपने देखा था $92 बिलियन की थी, ये $92 बिलियन की सिक्योरिटीज उनको प्री मैच्योर तरीके से उन्हें निकालनी पड़ी, विड्रॉ करनी पड़ी, जहां पे उनको नुकसान हुआ। और क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, इंटरेस्ट रेट हाइक करने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड्स के जो रिटर्न थे वो भी कम हुए थे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो बॉन्ड्स के रिटर्न यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो बैंक था एसवीएम, उसे अपना बॉन्ड सेल करना पड़ा, लोअर रेट में लॉस लेके सेल करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे पैसे कम मिले और वो सारा का सारा जो डिमांड उनके पास आया था डिपॉजिटर्स का वो फुलफिल नहीं कर पाए। और इस वजह से बैंक के पास लिक्विडिटी इशू हुआ, बैंक के पास पैसे नहीं बचे और उन्हें ये कहना पड़ा कि उनके पास पैसे नहीं है डिपॉजिटर्स को लौटाने के लिए, और वो इसके ऊपर डिफॉल्ट कर गए, इनसॉल्वेंट हो गए। ये बात जब बाहर निकली, इसके ऊपर अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू किया, उन्होंने उसके कागज देखने शुरू किए, तब उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और इस बैंक को पूरी तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जब वो बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो क्या होगा, जिस तरीके से इंडिया के अंदर अगर कोई भी बैंक यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई बैंक डूब जाता है, तो वहां पे एक इंश्योरेंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि 5 लाख तक का होता है। मान लीजिए अगर आपके किसी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रखे हैं और वो बैंक डूब जाता है तो गवर्नमेंट की गारंटी के हिसाब से आपको केवल 5 लाख ही वापस मिलेंगे। यूएस के अंदर वो जो नंबर है, वो जो इंश्योरेंस है, वो $250,000 का है, 250,000 का, $250,000 का। वेर एज आपको जो डिपॉजिट्स मिल रहा है वो बहुत ही हैवी डिपॉजिट्स है। और अगर हम फिगर्स को देखेंगे तो 85% जो बैंक के पास डिपॉजिट्स था वो नॉन सिक्योर्ड डिपॉजिट था, जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं था। इन सारी चीजों से डील करने के लिए अथॉरिटीज ने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया और जो डिपॉजिटर्स थे वो अब वरीड हैं, चिंतित हैं कि उनको अब उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो ये पूरा झोल हुआ था इस बैंक के अंदर। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करेंगे इस बैंक का जो झोल हुआ है, जो पूरा क्राइसिस हुआ है, इसका इंपैक्ट अब यूएसए के ऊपर कैसे होगा। सबसे पहला इंपैक्ट तो ये है कि अब जो कंपनीज जिन्होंने बैंक में पैसे रखे थे उनके पास अपना ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3-4 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज कि एक कंपनी अगर एक ही बैंक के अंदर अपना सारा पैसा रखती है, उसने अपना सारा पैसा अगर एसवीबी बैंक के अंदर रख दिया था और अब उनके पास पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी को अब चला नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो अपनी कंपनी चला नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर भी यूएसए के अंदर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अब वो कंपनी नहीं चला पाएंगे तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस के अंदर बढ़ सकती है। और जैसा आपको पता है पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज्यादा
ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है वो है स्टार्टअप्स। जिस स्पीड से स्टार्टअप्स खुले हैं और जिस स्पीड से स्टार्टअप्स के अंदर नौकरियां लोगों को मिली हैं, ये बहुत ही बड़े स्केल पे, बड़ा लेवल पे हुआ है। तो ले ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग चैप्टर, एक अलग स्टोरी होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से। तीसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वो ये कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही बैंक में पैसे रखी है तब तो उसका प्रॉब्लम यह है कि वो पैसे निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर उन्होंने मल्टीपल बैंक्स के अंदर पैसे रखे थे, मल्टीपल्स जगह उन्होंने पैसे रखे थे, तो क्योंकि एसवीबी के ऊपर इशू आया है, ये सारी की सारी कंपनीज अब जाएंगी दूसरे बैंक में जहां पे उन्होंने पैसे रखे थे। और यही जो इन लिक्विड का इशू आया है, इंसॉल्वेंसी का इशू आया है, वो बाकी के बैंक्स में भी आ सकता है। अगर उनके पास भी जो मनी की रिक्वायरमेंट है, डिपॉजिटर्स अगर बड़ी संख्या में अपने पैसे वापस मांगने आ गए उनके पास, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसे हम कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, यानी कि जिस तरीके से एक बर्फ का गोला जब पहाड़ से गिरता है तो गिरते गिरते वो गोला बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बाकी जो नीचे का बर्फ है उसको भी अपने साथ कलेक्ट करता चलता है। तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट कि एक छोटा सा प्रॉब्लम एक छोटे बैंक से, एक बैंक से शुरुआत होकर अब ये बड़े बैंक्स की तरफ भी जा सकता है और ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। सो ये आपका तीसरा इशू जो यूएसए के अंदर दिख सकता है। और ये सारे इश्यूज की वजह से, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इकोनॉमी और जीडीपी के ऊपर हमें एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम समझते हैं कि ये तो हो गई यूएसए की बात। इंडिया के अंदर अब इसका कैसा इंपैक्ट हो सकता है, इंडियन मार्केट के अंदर हम क्या देख सकते हैं। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, धूल उड़ता है, आसपास के जितने लोग हैं जिनका उससे ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। उसका एक छोटा इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी शुक्रवार के दिन देख लिया था। अब क्योंकि अगर पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो इंडिया के अंदर भी जो सेंटिमेंटल इफेक्ट होता है कि पूरी दुनिया नेगेटिव है तो हम ग्रीन हो नहीं सकते, तो यहाँ पे भी एक बिकवाली आएगी। ऊपर से एसवीबी बैंक का एक ब्रांच यहाँ पे बैंगलोर में भी था, तो हो सकता है, बड़े चांसेस हैं कि यहाँ पे भी स्टार्टअप्स ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस बैंक के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन जरूर किया होगा। नंबर्स बहुत छोटे होंगे यूएस के कंपेयर में, बट जीरो तो नहीं होंगे। तो ये एक इम्पैक्ट आपके ऊपर इंडियन मार्केट में आप देख सकते हो। दूसरे तरीके से अगर आप देखो तो यूएस मार्केट या जो एफआईआईज होते हैं जो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अब यहाँ पे बिकवाली शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आएंगे तो वो कोशिश करेंगे उनको जो भी अभी पर्टिकुलर प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट लेके यहाँ से एग्जिट करें। तो वीक ग्लोबल क्यूज, मतलब जब ग्लोबल मार्केट वीक रहेगा तो यहाँ पे एफआईआईज की सेलिंग की वजह से भी इंडिया के मार्केट्स के अंदर प्रेशर बन सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडियन बैंक्स हालांकि बहुत स्टेबल हैं, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक्स हो गए या फिर एसबीआई हो गया, स्टार्टअप से इन बैंक्स का बहुत ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। ये बैंक्स बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को लोन देते नहीं है, मेन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या रिटेल बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सो उस हद तक, कुछ हद तक इंडियन बैंक्स यहाँ पे स्टेबलाइज रहेंगे। बहुत बड़ी हाहाकार वाली स्थिति तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन छींटे तो जरूर पड़ेंगे यहाँ पे इंडियन मार्केट के ऊपर भी। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इंडियन बैंक्स के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो वो भी इंडियन बैंक को सपोर्ट करेंगे फर्दर बड़ी डाउनफॉल से। अब इसका पूरा इंपैक्ट हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर तो जरूर नेगेटिवली होगा, और आने वाले कुछ दिनों में इसी पर्टिकुलर न्यूज की वजह से, इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से हम बैंक निफ्टी को 38,000 के करीब भी जाते हुए देख सकते हैं। कुछ देर में एक और वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अगर आप चाहो, आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हो या अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हो महीने 2 महीने पोजीशंस बना के, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। देख के आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ डाउट है, आपको कुछ सवाल करना है, कुछ क्वेरीज है या आपको कोई सजेशन देना है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको उसका रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।